स्टार्ट करें? सब लोग आ गए? देखिए वो लोग आते रहेंगे, आप लोग स्टार्ट करिए। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस। अब ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस का एक ऑब्जेक्टिव आपको इसमें बताना है। इंक्रीज्ड मोटिवेशन, ग्रेटर इनोवेशन, सॉल्विंग इंटरग्रुप प्रॉब्लम्स, या फिर चेंजेस इन एन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल ऑफ अडेप्शन टू इट्स एनवायरनमेंट। बताइए, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के बारे में आपको पता होगा? आंसर करिए जल्दी फटाफट। देखिए राइट आंसर हो जाएगा डी। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज में हम सबसे इसका मेन ऑब्जेक्टिव बात करें तो वो होगा कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट में चेंज करना, ठीक है, जिससे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि हम अडेप्ट कर पाएँ, या फिर हमारी जो काम करने का तरीका है या जो हमारे जो रिसोर्सेज हैं, एफिशिएंसी है, वो और इम्प्रूव हो पाए, रिसोर्सेज का अच्छा यूटिलाइजेशन हो पाए। ठीक है, वैसे इंक्रीज मोटिवेशन साइड बाय साइड ये भी हो सकता है, ग्रेटर इनोवेशन भी हो सकता है, एंड सॉल्विंग इंटरग्रुप प्रॉब्लम्स भी हो सकता है। ठीक है, वैसे तो इनका क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर सारे ही ऑप्शंस करेक्ट लगते हैं, और यहाँ पर मेन भी नहीं लिखा है कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा। क्योंकि देखिए जब हम कंपनी के अंदर कोई भी चेंजेस करेंगे, देखिए सबसे पहले मीनिंग समझ लीजिए। ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इस तरह से चेंज करना, फिर वो टेक्नोलॉजी के बेसिस पर हो, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के बेसिस पर हो, या ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग से रिलेटेड तक हो। ठीक है, अब ये सारे चेंजेस आप क्यों करेंगे? जिससे कि और आपकी इफिशियंसी बढ़े, और इफिशियंसी बढ़ेगी यानी कि आप मोटिवेट होंगे, तो ये भी सही है। ग्रेटर इनोवेशन, जब आप ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चेंज करेंगे, टेक्नोलॉजी चेंज करेंगे, तो ग्रेटर इनोवेशन भी हो गया। सॉल्विंग इंटर ग्रुप प्रॉब्लम्स भी हो गई, क्योंकि जब आप इस तरह के चेंजेस करते हैं, फॉर एग्जांपल बहुत छोटे कंपार्टमेंट आपने आप रूम प्रोवाइड करते हैं वर्कर्स को, कैबिन प्रोवाइड करते हैं, वो इतने बढ़िया नहीं थे। एक कैबिन में पहले 4 से 5 लोग बैठते थे काम करने, तो उनमें डिस्प्यूट होता था आपस में। अब आपने क्या किया, कुछ इस तरह से सेक्शंस बना दिए एक रूम या कैबिन के अंदर भी, कि हाँ अब उनको एक सेपरेट कैबिन मिल गया, तो अब क्या है, डिस्प्यूट भी नहीं होंगे, तो ये भी सही लगता है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन यहाँ पर इसी को सही माना गया है। तो आप देख लीजिएगा आपके एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है। मुझे सबसे बेस्ट यही लगता है, क्योंकि ये तो हमारे साइड बाय साइड चलेंगे, लेकिन ये एक मेन है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस। बताइए, grievance is a sign of employee discontent with job or its nature. B है, grievance provides a downward channel of communication. C है, grievance arise only when an employee feels that injustice has been done to him, or grievance can be real or imaginary. बताइए, क्या इसमें से ट्रू नहीं है grievance के अकॉर्डिंग? देखिए हमें यहाँ पर 1 सही लगता है, सी सही लगता है, एंड डी सही लगता है, लेकिन ये यहाँ पर ये हमारा सही नहीं है, इसलिए आंसर बी हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर ग्रीवेंस सिर्फ एक ऐसा मीडियम नहीं है कि आप कम्युनिकेशन के लिए ग्रीवेंस बना दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कम्युनिकेशन के लिए और मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, आप गेट टुगेदर कर सकते हैं, थोड़ा इनफॉर्मल पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए। ये कोई तरीका नहीं है कि आपने एक ग्रीवेंस सिस्टम वहाँ पे बना दिया कि यहाँ पर कम्युनिकेशन होता रहेगा, तो ये बेटर वे नहीं है। इसके लिए सबसे ग्रीवेंस जो होता है एक साइन है कि वो वहाँ सेटिस्फाई नहीं है वर्किंग कंडीशन से या अपनी जॉब से, या फिर ग्रीवेंस इसलिए भी होता है कि अगर उनको किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, उन्हें लगता है कि उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, वो जितना काम करें उतना पैसा नहीं मिल रहा है, सामने वाले को ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी दी जा रही है, इसलिए ग्रीवेंस होता है। एंड थर्ड है हमारा, ग्रीवेंस रियल और इमेजिनरी दोनों हो सकता है। रियल का मतलब है उनके साथ असल में वो चीज़ हुई है, और इमेजिनरी का मतलब है कि वो ऐसा फील करते हैं, लेकिन कंपनी की तरफ से ऐसा किसी एम्प्लॉय के साथ बायसनेस नहीं की गई है, लेकिन वो ऐसा फील करते हैं। ठीक है, तो ये ग्रीवेंस हमारा रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। यानी कि एक आपने ऑफिस वहाँ पे बना दिया और एक ऐसा ग्रीवेंस सिस्टम है, लेकिन वहाँ पे ना कोई एम्प्लॉय है अलग से, उसके के लिए कोई कैबिन नहीं है, बस वहाँ पे ग्रीवेंस सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ जॉब एनालिसिस। अब इसमें से जॉब एनालिसिस का कौन सा कॉम्पोनेंट नहीं है? आंसर करिए। जॉब डिस्क्रिप्शन है, रोल एनालिसिस है, जॉब समरी है, जॉब स्पेसिफिकेशन है। देखिए यहाँ पर बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा सी, जॉब समरी। जॉब समरी हमारे जॉब डिस्क्रिप्शन के पार्ट में कंसीडर की जाएगी, जॉब एनालिसिस में नहीं, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अंडर द कोऑपरेटिव बैंक स्ट्रक्चर द एपेक्स बॉडी इज। देखिए एपेक्स बॉडी अगर यहाँ पर पूछी गई है तो वैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो इनमें से कोई नहीं होगी, लेकिन हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना है, तो आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताइएगा। वैसे तो आप जानते हैं एपेक्स बॉडी क्या है इसकी। इसको आरबीआई रेगुलेट करता है कोऑपरेटिव बैंक स्ट्रक्चर को। एपेक्स बॉडी की बात करें तो वो हो जाएगी हमारी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्टेट लेवल पर, ठीक है। नेशनल कोऑपरेटिव बैंक नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज एसएलआर रेशियो ऑफ अ बैंक। एसएलआर रेशियो बैंक का क्या होता है? रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट अगेंस्ट टोटल इन्वेस्टमेंट। बी ऑप्शन है हमारा अमाउंट डिपॉजिटेड बाय द बैंक विद द सेंट्रल बैंक इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड एंड सिक्योरिटीज। सी है हमारा अमाउंट दैट कॉमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन बिफोर प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू कस्टमर्स। एंड डी ऑप्शन है अमाउंट दैट कॉमर्शियल बैंक्स डिपॉजिट विद द फॉरेन बैंक्स। बताइए क्या लगता है इसमें से आपको रेशियो एसएलआर रेशियो है? देखिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। एसएलआर रेशियो एक अपने पास डिपॉजिट रखा जाता है, इसे बैंक कहीं डिपॉजिट नहीं करते, ना ही आरबीआई के पास और ना ही किसी फॉरेन बैंक के अंदर। इसे फॉरेन बैंक्स जो होते हैं कॉमर्शियल बैंक्स अपने पास ही रखते हैं। आगे किसी भी तरह की कंडीशन या फिर किसी भी तरह हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी ऐसा उनको लगता है कि आगे कोई मिसहैपनिंग होगी या फिर कंपनी को कोई लॉस ना हो, बैंकों को, तो एक अपने पास सिक्योरिटी पर्पस से वो रखते हैं इसको। और ये गोल्ड सिक्योरिटीज कैश के फॉर्म में रखा जाता है। और ये रखने के बाद जो भी उनके पास अमाउंट बचता है फिर उससे वो लोन प्रोवाइड करते हैं। वो इसलिए ये रखते हैं जिससे कि ऐसा ना हो कि सारा अमाउंट उनका लोन में चला जाए और बैंक वहाँ पे बैंकरप्ट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। स्टेबलाइजेशन फंक्शन, हेजिंग फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन या फिर ट्रांसफर फंक्शन। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, स्टेबलाइजेशन फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेसेबल इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। A person in employment, a person engaged in illegal business, a person who is running charitable business और a person living India permanently। इनकम टैक्स तो आपने पढ़ा होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है इनकम टैक्स। थोड़ा इसमें रूल्स ज़्यादा हैं, हाँ कंफ्यूजन होता है लेकिन मज़ा भी बहुत आता है इसको पढ़ने में। मन करता है इसको बार बार पढ़ो। आप में से किस किस को पसंद है इनकम टैक्स? ओके चलो ठीक है, आंसर करो जल्दी जल्दी। देखिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। जब कोई पर्सन हमें लगे कि वो इंडिया परमानेंटली छोड़कर जा रहा है तो उसकी जो इनकम है प्रीवियस ईयर में ही असेस की जाती है, क्योंकि वो जो जिस साल उसकी असेस की जाएगी उस साल वो इंडिया में नहीं रहेगा, ठीक है। कुछ और कंडीशंस भी हैं उनको नोट कर लीजिए। देखिए अगर कोई बिजनेस क्लोज हो रहा है प्रीवियस ईयर में या फिर वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा तो ऐसी कंडीशन में भी उसकी जो इनकम है वो उसी प्रीवियस ईयर में असेस की जाती है। और कोई परमानेंट लीव कर रहा है तब भी, और अगर कोई शिपिंग बिजनेस है जो कि नॉन रेसिडेंट है और शिपिंग बिजनेस है उसका,
उसकी भी इनकम उस जिस साल यानी कि हम प्रीवियस ईयर जिसको कंसिडर करते हैं उसी में उसकी असेस कर ली जाती है, क्योंकि ये सारी कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें जिस साल उनकी प्रीवियस ईयर की इनकम असेस की जानी चाहिए उस साल वो वहाँ पे मौजूद नहीं होंगे, इसलिए जिस साल वो अर्न करते हैं उसी साल उनको असेस करके उन पर टैक्स लायबिलिटी बना देते हैं, ठीक है, अगर बनता है तो। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द अल्फ्रेड मार्शल बुक, वेल्थ ऑफ नेशन, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स या फिर आ गाइड टू नेशन। एग्जाम में बुक्स बहुत पूछी जाती हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैंने 2019, 2018 एंड 2020 इन 3 साल से लिए हैं, यानी कि तीनों साल ये वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए राइट आंसर हो जाएगा डी, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये बुक लिखी थी अल्फ्रेड मार्शल ने, और ये बुक जो है अगर हम बात करें तो पब्लिश हुई थी 1819 में। इस बुक के अंदर ये बताया गया था कि जो हमारे जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही हैं, और इसमें जो प्राइस है वो डिटरमाइन किया जाता है कॉस्ट और डिमांड साइमल्टेनियसली। कॉस्ट ऑफ डिमांड से हम प्राइस को देखते हैं कि कितनी कॉस्ट लग रही है और क्या डिमांड आ रही है, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट की अगर डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस उसको बढ़ेंगे, और अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड कम है तो प्राइस उसके कम कर दिए जाएंगे। उसी तरह से अगर कॉस्ट ज्यादा लगी है प्रोडक्ट को बनाने में तो प्राइस भी ज्यादा होंगे, और अगर कॉस्ट कम लगी है प्रोडक्ट को बनाने में तो प्राइस भी कम होंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम प्राइस को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है जनरली डिमांड एंड इनकम रिलेटेड। अब डिमांड और इनकम में किस तरह का रिलेशन होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, क्वालिटेटिव या फिर अपोजिट? जल्दी जल्दी बताइए। राइट आंसर हो जाएगा देखिए बी, पॉजिटिव। क्योंकि देखिए अगर इनकम बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ेगी प्रोडक्ट की, और अगर इनकम घट रही है तो डिमांड प्रोडक्ट की कम हो जाएगी, क्योंकि हम अपने इनकम के अकॉर्डिंग ही एक्सपेंस करते हैं और डिमांड करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की। फिर क्या है, हम सिर्फ जरूरी प्रोडक्ट की ही डिमांड करेंगे, इसलिए इनकम और डिमांड में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। नेक्स्ट है if the price elasticity of demand is zero, then demand line is parallel of y, parallel of x, falling from upper to lower या फिर rising from the bottom। बताइए। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए जितने ज्यादा लोग होंगे उतना मजा आएगा पढ़ाने में, और आप एक तो लोग भी कम है, और चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है लोग कम है, लेकिन फिर आप रेस्पॉन्स भी नहीं कर रहे हैं, सारे लोग मिलके कमेंट भी नहीं कर रहे हैं। कमेंट तो करिए आप, जिससे मुझे भी पता चले कि आपको कितना समझ में आ रहा है, फिर मैं उसी हिसाब से और क्वेश्चंस को डिस्कस करूं। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि बहुत बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस किए जा रहे हैं, थोड़ा हार्ड करिए, कुछ कहते हैं बहुत हार्ड है। तो जब मुझे पता नहीं चलेगा कि ऑडियंस किस तरह की है, तो मैं फिर उस हिसाब से क्वेश्चंस कैसे बता पाऊंगी आपको। और वैसे मेरा पैटर्न हमेशा वही रहा है कि एग्जाम में जो पूछे जा रहे हैं मैं वही डिस्कस कर रही हूँ, और एग्जाम में अगर इजी पूछे जाते हैं तो मुझे इजी डिस्कस करना पड़ेगा, और अगर टफ पूछे जाते हैं तो टफ डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि बहुत इजी है या बहुत टफ है। राइट आंसर है इसका ए। देखिए यहाँ पर जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो है, तो पैरेलल में ही जाएगी डिमांड लाइन, क्योंकि डिमांड की साइड तो वहां पर उनको मूवमेंट होगा ही नहीं इसका, अ, हमारी जो स्लोप जाएगा उसका, इसलिए यहाँ पे ये पैरेलल ऑफ वाई रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है इलास्टिसिटी फॉर डिमांड फॉर सॉल्ट इज रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्ट परफेक्ट इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक या फिर रिलेटिवली इन इलास्टिक? बताइए। देखिए राइट आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पर जो हमारी इलास्टिसिटी होती है डिमांड की वो इनइलास्टिक होती है, क्योंकि सॉल्ट, इस पर प्राइस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। प्राइस बढ़ेंगे तब भी सॉल्ट की डिमांड होगी, और प्राइस घटेंगे तब भी सॉल्ट की उतनी ही डिमांड होगी। सॉल्ट एक ऐसी चीज है, ना डिमांड ज्यादा की जा सकती है और ना डिमांड कम की जा सकती है, यानी जितनी जरूरत है उतनी डिमांड होगी, फिर चाहे डिमांड हमारी, प्राइस हमारे बढ़े या फिर घटे, ठीक है। नेक्स्ट है which scholar gave the idea that the utility is measured, हिक्स, पैरेटो, एलन या फिर मार्शल? जल्दी बताइए।
देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा डी मार्शल। और ये इन्होंने बताया कि था कि इसको हम किस में मेजर करते हैं, यूटिल्स में। ठीक है, नेक्स्ट है, हु वॉज द ओरिजिनेटर ऑफ रेंट थ्योरी, रिकार्डो, एडम स्मिथ, मार्शल या फिर माल्थस, बताइए। देखिए रेंट थ्योरी दी थी रिकार्डो ने। इन्होंने कहा था कि जब भी हम किसी लैंड को यूज करते हैं तो उसके ओनर को रेंट देना होता है। नेक्स्ट है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इंडिया की सेंट्रल बैंक आपको बतानी है। अब देखिए कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शन कैसे दिए हैं, एक दिया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक एंड यूनियन बैंक। कई बार क्या होता है स्टूडेंट जल्दी में कि यार ये तो बहुत इजी है, जल्दी से इस तरह आंसर करते हैं कि वो गलत कर देते हैं। बताइए, बी हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक तो इंडिया की नहीं है, सेंट्रल बैंक तो हर कंट्री की एक है, नाम ही सेंट्रल है, लेकिन वो सेंट्रल बैंक है कौन सी, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया की पूछा है तो वो है रिजर्व बैंक। कई लोग स्टूडेंट जल्दी जल्दी में सेंट्रल बैंक पर भी टिक लगाए आएंगे, जो कि गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, रिटेल ट्रेडर्स परचेस गुड। अब जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो किससे परचेस करते हैं, होलसेलर से, फ्रॉम कस्टमर, सेल्फ प्रोडक्शन या फिर फ्रॉम प्रोड्यूसर, बताइए। रिटेल की बात की जा रही है। देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, होलसेलर। रिटेल होलसेलर्स खरीदते हैं। देखो ऐसी चेन होती है, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से खरीदेगा कौन, होलसेलर, होलसेलर से खरीदेगा रिटेलर, और रिटेलर से कौन खरीदेगा, कस्टमर। अब बीच में एजेंट भी आ सकते हैं, जैसे प्रोड्यूसर से होलसेलर में भी एजेंट आ गया, यहाँ एजेंट आ गया, यहाँ एजेंट आ गया। ये डिपेंड करता है, वैरायटी है इसमें, बहुत सारी फॉर्म्स हैं इनकी चेन की। ये एक सिंपल मैंने आपको ओवरऑल बता दी है। कई बार क्या होता है डायरेक्ट प्रोड्यूसर से कस्टमर भी आ जाता है, बीच में एक एजेंट होगा, या फिर नहीं भी हो सकता, या फिर डायरेक्ट प्रोड्यूसर से रिटेलर भी आ सकता है। डिपेंड करता है किस जगह पर कौन सा प्रोडक्ट की बात की जा रही है। लेकिन यहाँ पर ए हो, पी से हमारा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, डब्ल्यू से आर, आर से सी, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, व्हाट इज क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ करंट सप्लाई, करेंसी सप्लाई या फिर ऑल ऑफ दीज। देखिए आंसर करिए, ठीक है। देखिए सी राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट की बात की जा रही है, तो क्रेडिट ना ज़्यादा हो ना कम हो, ये दोनों ही चीज़ें देखनी है कंट्रोल के अंदर। इसलिए एक्सपेंशन भी देखना है, ज़्यादा ना हो जाए, और कॉन्ट्रैक्शन भी देखना है, जिसको बोलते हैं संकुचन। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज अ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एन एसेंशियल प्रोडक्ट। 0, 1, मोर देन 1, लेस देन 1। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ए, 0। क्योंकि देखिए साफ बोला है यहाँ पर इसेंशियल प्रोडक्ट, तो इसेंशियल प्रोडक्ट में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका प्राइस कितना भी हो, क्योंकि वो इसेंशियल है, हमें उसको परचेस करनी है। जैसे कि मेडिसिन, अब कितनी भी महंगी हो आपको परचेस करनी होगी। सॉल्ट महंगा है फिर भी आपको परचेस करना है। लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं कि इनके प्राइस कम होने पर आप इनको ज़्यादा भी परचेस नहीं कर सकते। मेडिसिन कोई एक्स्ट्रा परचेस नहीं करके रखेगा, सॉल्ट कोई परचेस करके नहीं रखेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्राइस कम हो या ज़्यादा हो आप पे कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपके लिए वो जितनी डिमांड पहले थी उतनी ही आगे बनी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है, विच इकोनॉमिस्ट गेव द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एज वेलफेयर। रॉबिन्स, एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल या फिर जेके मेहता। जल्दी बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, जो कि है अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, नेक्स्ट है, ल्यू
ऑफ सर्विस टू लेबर इज बेस्ड दिस स्टेटमेंट इज, किसका है ये स्टेटमेंट? प्रोफेसर जीट, प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर सेलिगमैन या फिर प्रोफेसर माल्थस? अगेन ये स्टेटमेंट भी दिया है प्रोफेसर मार्शल ने, ठीक है। नेक्स्ट है लेबर इज एन डैश मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कैसा है? एक्टिव, इनएक्टिव, डायनेमिक या फिर नन ऑफ दिस? एक्टिव है क्योंकि देखिए ये चल सकता है, मूव हो सकता है, ठीक है, सांस लेता है, तो ये एक्टिव है। इनएक्टिव क्या हो जाती हैं? लैंड आपके लिए इनएक्टिव है, मशीन आपके लिए इनएक्टिव है, ठीक है।